हेलो एवरीवन, मैं हेमंत साहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेमंत साहू स्टडी सर्कल। हम कक्षा 10वीं के विज्ञान का जो अध्याय है, अध्याय 3 धातुएं एवं अधातुएं, इस पर चर्चा कर रहे थे। एक वीडियो हम इस पर बना चुके हैं जिसमें हमने इनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और भी कुछ सारी अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि धातुएं और अधातुएं क्रिया कैसे करती हैं। ठीक है, कि धातुएं और अधातुएं क्रिया कैसे करती हैं। तो हम पहले भी 9th में हम ये पढ़ के आए हुए हैं कि कोई भी धातु होगी या कोई भी अधातु या कोई भी तत्व होगा, वो यौगिक निर्माण कब करेगा, जब उसकी संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन होंगे। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके आधार पर वो क्रिया कर लेता था। जैसे बात की जाए आपकी कार्बन की, तो कार्बन ऑक्सीजन के 2 अणुओं से क्रिया करके क्या बनाता, कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाते हैं जल। इसी प्रकार से बाकी यौगिकों का भी निर्माण होता है। तो इस क्लास में हम यही देखने वाले हैं कि किस प्रकार से धातुएं अधातुएं आपस में क्रिया करती हैं। तो सबसे पहले क्या होगी, यहाँ पर तत्व होगा, ठीक। फिर उस तत्व का क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस आधार पर होगा, कि L-M-N। जो हम 4 कक्षकों की बात हमने पढ़ी है पिछली कक्षा में कि 4 कक्षक उपस्थित होते हैं, तो उसमें जो है ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इनके भरे होंगे। ठीक है, जैसे हम बात करें सबसे पहले जो आपकी उत्कृष्ट गैसें होती हैं, है ना, जिनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो पूर्ण होता है। जैसे पहला तत्व ले ले, मान लो हीलियम। ठीक है, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु क्रमांक, ठीक। हीलियम का परमाणु क्रमांक है आपका 2। ठीक, तो इसका पहली कक्षा में इसमें कितने होंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। फिर दूसरा जो आपका तत्व है वो भी हम उत्कृष्ट गैस से ही ले लेते हैं। वो क्या हो जाएगा आपका, हाइलीवे बकनफनी नमक अलसी पस्कलिया काफी शक्ति बकरमनफी पस्कलियार। नियॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 10 होता है। इसकी पहली कक्षा में के में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। दूसरे में एल में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इसी प्रकार से जो अगला तत्व है आपका, वो ले लेते हैं हम कोई धातु, जैसे सोडियम। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। पहली कक्षा में कितने आ जाएंगे, पहली कक्षा में आ जाएंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी कक्षा में कितने हो जाएंगे, 8, और एम में कितने आ जाएंगे, 1। इसी प्रकार से और भी धातुएं होती हैं। जैसे बात की जाए आपकी क्लोरीन की, अधातु। क्लोरीन एक क्या है, अधातु है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। पहली में कितने आ जाएंगे, 2, फिर 8, 8 और 2 10 हो गए, और तीसरी कक्षा में कितने आ जाएंगे, 7। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो इनके K-L-M-N इन जो है कक्षकों में ये क्या भरे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। इसमें पहली कक्षा में 2 हैं, दूसरी में 8 भरे जा रहे हैं, और तीसरी कक्षा में ये इतने इलेक्ट्रॉन हैं। अब जैसे बात की जाए इसकी और इसकी, इनके अष्टक पहले से क्या है, पूर्ण है, मतलब ये क्रिया नहीं करेंगी। ठीक है, ये अपने आप में क्या है, पूर्ण है, इसलिए इनको शून्य समूह के तत्व भी कहा जाता है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए आपके सोडियम और क्लोरीन की, तो इनके अष्टक पूर्ण नहीं है, मतलब ये क्या होंगी,
ये आपकी क्रिया करेंगी। यहाँ पर बात हो रही है कि कोई भी धातु या अधातु क्रिया करती है तो किस आधार पर करती है। तो हमने संयोजकता की परिभाषा पढ़ी है। संयोजकता की परिभाषा में क्या होता था, संयोजकता क्या होती थी, किसी तत्व की अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। और संयोजकता ही वो संख्या है, या इलेक्ट्रॉन की अंतिम कक्षा में संख्या ही वो संख्या है जो क्या करती है, किसी दूसरे तत्व से क्रिया करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धातु अधातुएं क्रिया करती हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर अपन देखें तो आपका जैसे दिया हुआ है, मान लो सोडियम, ठीक है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है, 2, 8 और 1, ठीक। लेकिन जब ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, जब इलेक्ट्रॉन ये दान कर देता है तो इसके ऊपर Na के ऊपर आ जाता है धन का चिन्ह, और ये हो जाता है 2 और 8। लेकिन ये साथ में क्या कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है ना। और इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन कर लेता है, इस इलेक्ट्रॉन को, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या है, 2, 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और 7। और ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण करता है तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, Cl माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, और ये हो जाएगा 2, 8 और 8। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, इस कारण से ग्रहण किया तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को उधार लिया, और उधार मतलब ऋण का चिन्ह, और इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, दान किया, दान किया मतलब दानी, दानी मतलब धन का चिन्ह। इस प्रकार से ये क्या करते हैं, एक दूसरे से क्रिया करते हैं। अब अगर अपन इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाए, NaCl की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो ये किस प्रकार से होगी, ये होगी आपकी, ये है मान लो सोडियम, और सोडियम में पहले कितने थे, अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित था, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख देंगे प्लस क्लोरीन, क्लोरीन में कितने हैं, 7 हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गया 7, ठीक। अंतिम कक्षा की बात हो रही है। अब ये जो बनेगा तो वो क्या बना लेगा, Na के ऊपर प्लस बना लेगा, और साथ में क्या होगा, क्लोरीन जो होगा इसके ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 इसके पहले से थे, और एक इसने क्या किया, ये यहाँ से ग्रहण कर लिया, ये इसके ऊपर पहले से थे और ये इसने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। इस कारण से ये हो गया इसका अष्टक कोण, जो क्या हो गया 2, 8 और 8, ठीक। और इसका क्या हो गया 2 और 8, यहाँ ये क्या था 2, 8 और 1 था, और ये था 2, 8 और 7, ठीक। तो इस प्रकार से यौगिकों का क्या होता है, निर्माण होता है, या यौगिक जो है आपस में क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, आयनिक यौगिकों के गुण। तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि आयनिक यौगिक होते क्या हैं। तो आयनिक यौगिक दरअसल वे होते हैं जो जल में घुलकर या किसी जलीय विलयन में आयनों का क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं, घुल जाते हैं, टूट जाते हैं। जैसे हमारा सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड जब नमक को पानी में घोला जाएगा तो वो क्या बना लेगा, सोडियम का आयन और
क्लोरीन का आयन। सोडियम का आयन कैसा होगा, धनात्मक, और क्लोरीन का आयन कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो यहाँ बात की जा रही है इसी की। तो आयनिक यौगिकों के गुणों में पहला जो है वो क्या होती है, इसकी आयनिक यौगिकों के गुणधर्म में इसकी भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति कैसी होगी, आयनिक यौगिकों में जो है दरअसल क्या पाए जाते हैं, कठोर आकर्षण बल पाए जाते हैं। आयनिक यौगिक वास्तव में होते कैसे हैं, कठोर होते हैं, इनकी प्रकृति कठोर होती है। इनमें ये कठोर क्यों हैं, क्योंकि ये मजबूत आकर्षण बल के साथ क्या है, बंधे हुए हैं। और मजबूत आकर्षण बल के साथ जब ये बंधे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि इनको तोड़ पाना आसान नहीं है, इन बलों को। इस कारण से यह आसानी से मतलब घुल तो जाते हैं, घुलनशील तो हैं, लेकिन इनकी जो प्रकृति होती है वह आकर्षण, मजबूत आकर्षण बल की होती है। ये लिखना है हमें इसमें कि आयनिक यौगिकों के मध्य मजबूत आकर्षण बल पाया जाता है, जिस कारण से यह प्रकृति, इनकी भौतिक प्रकृति कठोर होती है। अर्थात मुख्य रूप से ज्यादातर आयनिक यौगिक कठोर अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात की जाए इनकी गलनांक और क्वथनांक की। ठीक, इनके गलनांक और क्वथनांक कैसे होंगे, इनके गलनांक एवं क्वथनांक जो होंगे वो क्या होंगे, उच्च होते हैं। और उच्च होने का रीजन यही है कि यह मजबूत वैद्युत आकर्षण बल के कारण बंधे हुए हैं, जिस कारण से इनके आकर्षण बलों को तोड़ना आसान नहीं होता। इसलिए इनको जो है गलत अवस्था में या गलत अवस्था में लाने में, या इनको गर्म करने पर इनको गलत अवस्था में लाने में क्या लगता है, समय लगता है। ठीक है, ये क्या होती है, इनकी गलनांक एवं क्वथनांक की प्रकृति। ध्यान रहे, गलनांक का मतलब घोलना नहीं है, गलनांक का मतलब है गर्म करने पर वह कितनी तापमान पर क्या होंगे, घुलित होंगे या पिघलेंगे, वह क्या होती है उसकी गलनांक की प्रकृति। तो इनके गलनांक क्वथनांक जो है बहुत ज्यादा उच्च होते हैं। तीसरी बात की जाए अगर आपकी आयनिक यौगिकों के गुणन, तो वो क्या हो जाएगी, घुलनशीलता। तो ये क्या है, आसानी से जल में विलीय है, मतलब इनको जैसे जल में घोला जाएगा तो ये आसानी से जल में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। जैसे हम बात करें सोडियम क्लोराइड एक क्या हो गया, आयनिक यौगिक हो गया। CaO जो आपका क्या है, बिना बुझा हुआ चूना, उसको भी पानी में घोलोगे तो वह आसानी से घुल जाता है। मतलब ये क्या है, जल में घुलनशील हैं। लेकिन जो कार्बनिक विलायक होते हैं, कार्बनिक विलायक मतलब जैसे केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, इन सब में यह आसानी से नहीं घुलते क्योंकि ये जल में घुलनशील हैं। ठीक है, फिर अगली बात की जाए आपके गुण की, तो वो क्या हो जाएगा, विद्युत चालकता। तो चूंकि हम जानते हैं कि इनमें स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाए जाते हैं, तो जैसे इन्हें जल में घोला जाएगा तो यह आयनों के रूप में बट जाएंगे, और जैसे ये आयनों के रूप में बटेंगे या टूटेंगे तो ये क्या होंगे, घुलनशील तो है ही, आयनों के रूप में बट गए। और अपन ने ये पढ़ा हुआ है कि अगर विद्युत का चालन होना है, मतलब कोई भी विलयन विद्युत का चालन कब करता है, जब उसमें आयन क्या होती हैं, एनोड और कैथोड की ओर प्रवाहित होते हैं। तो जैसे ही हम आयनिक यौगिकों को जल में घोलेंगे और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के साथ ही उसमें आयनों का प्रवाह जो है शुरू हो जाएगा, स्थानांतरण शुरू हो जाएगा। धनात्मक आयन कहाँ जाएंगे, ऋण की ओर, और ऋण क्या है, कैथोड। ठीक है, तो धनात्मक आयन का प्रवाह कहाँ होगा, कैथोड की ओर, और ऋणात्मक आयन का प्रवाह कहाँ होगा, एनोड की ओर। धन आयन जाएंगे ऋण की ओर और ऋण आयन जाएंगे धन की ओर। इस प्रकार से आयनों का जैसे ही प्रवाह शुरू होगा वैसे ही क्या हो जाएगा, विद्युत का चालन शुरू हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण के रूप में बात की जाए, पांचवा जो आपका पॉइंट है वो क्या है, उदाहरण इसके। ठीक है, तो उदाहरण अपन ने अभी देखे कि जैसे एक सोडियम क्लोराइड है ना, बिना बुझा हुआ चूना है, मैग्नीशियम क्लोराइड है ना, सोडियम क्लोराइड, बिना बुझा चूना, मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना। तो सोडियम क्लोराइड भी आसानी से घुल जाता है। ठीक, सोडियम क्लोराइड का
ये क्या है उसका गलनांक, और ये क्या है उसका क्वथनांक। मतलब इतने तापमान पर वह घुलित अवस्था में आएगा और इतने तापमान पर वो क्या होगा, पिघलेगा। ठीक है, तो ये सोडियम क्लोराइड के गलनांक एवं क्वथनांक हैं। ठीक है, इसी प्रकार से बाकी यौगिकों के भी गलनांक क्वथनांक होते हैं जो बहुत ज़्यादा उच्च होते हैं, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि सोडियम जो आपका आयनिक यौगिक होते हैं वह आसानी से घुलते तो हैं, लेकिन इनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। जैसे कि बात की जाए ये का है बिना बुझे चूने का 2850 डिग्री सेल्सियस जो है डिग्री केल्विन होता है क्या गलनांक, और 3130 क्या होता है उसका क्वथनांक होता है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम क्लोराइड का होता है 981 और 1685 केल्विन। ये इतने तापमान है जिन पर इनके ये क्या होते हैं गलनांक एवं क्वथनांक। यहाँ से आपको क्या रखनी है, सिर्फ दो याद रखने हैं इसके उदाहरण, क्योंकि 5 नंबर का प्रश्न आएगा तो 5 नंबर के प्रश्न में आपको उसकी भौतिक प्रकृति बतानी है कि ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बता देना है कि इनके गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। यह जल में तो विलेय है लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलेय नहीं है। इनकी विद्युत चालकता की बात की जाए तो जैसे ही इनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इनके धनायन जो है कैथोड की ओर और ऋणायन एनोड की ओर गमन करना शुरू कर देते हैं और विद्युत का चालन होने लगता है। मतलब आयनिक यौगिक विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात और ध्यान रखें कि किस अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, घुलित अवस्था में, लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। जैसे हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, इसको जल में घोल दिया जाएगा तो ये क्या देगा, Na++Cl- देगा। ठीक है, जो क्या है आयन है। लेकिन हम बात करें किसकी, बिना घुले की, तो ये पूरा क्या है एक यौगिक है। नमक में आप विद्युत का तार डाल दोगे तो विद्युत का चालन नहीं करेगा, क्योंकि वो किस अवस्था में है उस समय, ठोस अवस्था में। और ठोस अवस्था में उसमें आयन उपस्थित नहीं होते। किस अवस्था में होते हैं, घुलित अवस्था में। जब वह घुल जाता है तो आयनों के रूप में बढ़ता है। ठीक है, तो ये आयनिक यौगिकों के गुण हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है, धातुओं का निष्कर्षण। निष्कर्षण मतलब क्या होगा, इनको साफ करना या स्वस्थ जो है शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना। तो इसके लिए पहले तो आपको दो परिभाषाएं याद होना आवश्यक है कि खनिज क्या होते हैं और अयस्क क्या होते हैं। ठीक, तो खनिज वास्तव में ऊपर पट्टी में पाए जाते हैं। ऊपर पट्टी में पाए जाने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है, खनिज कहा जाता है। जैसे लोहा है ना, एल्यूमिनियम है, ये हमारी किस अवस्था में ऊपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से ये पाए जाते हैं। ठीक है, और खनिज अयस्क की बात की जाए तो अयस्क खनिज ही हैं। सारे जो है जितने भी खनिज हैं वो वास्तव में अयस्क ही हैं, और ये आपके पाए जाते हैं। जैसे हेमेटाइट लोहे का अयस्क है, बॉक्साइट काय का है, एल्यूमिनियम का अयस्क है, सिनेबार काय का अयस्क है, मरकरी का अयस्क है। तो ऐसे कई सारे अयस्क एवं खनिज के रूप में ये पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो निष्कर्षण की जो पहली विधि है वो क्या है, अयस्कों का समृद्धिकरण। इस प्रक्रिया में क्या होगा, अयस्कों के समृद्धिकरण में क्या किया जाता है, इनको पानी से या जल से क्या किया जाता है, अच्छे से धोया जाता है, जिससे इसमें लगी हुई मिट्टी या रेत वगैरह है या धूल वगैरह है वो क्या हो जाती है,
अलग हो जाती है। तो यहाँ पर एक परिभाषा आती है, वो क्या है आपकी गैंग। गैंग क्या कहलाती है? जब कोई खनिज या अयस्क के ऊपर मिट्टी या रेत जैसी अशुद्धि लगी होती है, या रेत एवं मिट्टी लगी हुई अशुद्ध धातु को गैंग कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका गैंग। गैंग की परिभाषा। तो हमने क्या देखा है, इसको सांद्रण करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको जल में घोल देते हैं, जिससे इन पर लगी हुई मिट्टी या जो रेत होती है वो क्या हो जाती है, पानी में घुल जाती है या धुल जाती है। ठीक, तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, इसका समृद्धीकरण हो जाता है। तो दूसरी बात करें हम इसके भर्जन की। तो भर्जन और निस्तापन दो प्रकार की प्रोसेस होती हैं, और इन प्रोसेस में क्या किया जाता है मुख्य रूप से कि इनको साफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे पदार्थों को, जैसे कि भर्जन जो है आपका, भर्जन क्या करता है, सल्फाइड अयस्क को अधिक ताप पर वायु की उपस्थिति में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो वह ऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, कैसे? सल्फाइड के अयस्क को वायु की उपस्थिति में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो वो काय में बदल जाता है, ऑक्साइड में बदल जाता है, धातु के ऑक्साइड में बदल जाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, भर्जन कहा जाता है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया अगर अपन लिखें, तो रासायनिक अभिक्रिया लिखने के लिए इन्होंने क्या बोला है, सल्फाइड का अयस्क। तो सल्फाइड का अयस्क जो होगा वह धातु से क्या होगा, मिला हुआ होगा। जैसे मान लो बात की जाए 2Zn, ठीक है। अब ये सल्फाइड का अयस्क है, मतलब ये क्या होगा, ZnS प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन की उपस्थिति। अब यहाँ पर क्या बनाएगा ये ZnO, तो ये हो जाएगा 2ZnO प्लस अब ये सल्फर है और ऑक्सीजन है, तो ये क्या बना लेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन ये हो गए, 2 ऑक्सीजन ये हो गए, जबकि टोटल कितने थे, 6। तो 2 यहाँ कर दो तो ये 4 हो गए, सल्फर भी 2 हो गए, जिंक भी 2 हो गए, और क्या हो गए, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से ये बना लेता है, ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। लेकिन अगर इसी धातु को हमें पूर्ण रूप से साफ प्राप्त करना है, तो क्या कर दो, और ज़्यादा प्रवाहित कर दो इस पर, मतलब और ज़्यादा इसको गर्म कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2ZnO, और इसको और अधिक ताप पर गर्म कर दिया तो ये बदल जाता है 2Zn प्लस O2। मतलब ऑक्सीजन जो होगी वो क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी, और हमारी जो धातु है वो शुद्ध अवस्था में हमें प्राप्त हो जाएगी। ये क्या होता है आपका भर्जन। भर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें सल्फाइड के अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो वह ऑक्साइड का निर्माण करती है। लेकिन गर्म कैसे किया जाता है, अधिक ताप पर। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखें कि यहाँ पर अधिक ताप होगा सब में हमेशा। ठीक है, सल्फाइड के अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, तो वह ऑक्साइड के रूप में बदल जाता है। इसे भर्जन की क्रिया कहा जाता है। हमने देखा कि जिंक सल्फाइड था, जिंक क्या था, सल्फाइड का अयस्क था। हमने वायु की उपस्थिति में इसे क्या कर दिया, गर्म कर दिया, तो ये काय में बदल गया, ऑक्साइड में बदल गया। फिर हमने इसे और गर्म कर दिया, तो ये क्या हो गया, अलग अलग धातु और ऑक्सीजन के रूप में बदल गया। ठीक है, फिर तीसरा क्या हो जाएगा, निस्तापन। निस्तापन क्या होता है, निस्तापन में किसके इसको करते हैं, कार्बोनेट के अयस्क को वायु की कैसी मात्रा हो, वायु की सीमित मात्रा में क्या किया जाता है,
अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो ये क्या में बदल जाता है, ऑक्साइड में बदल जाता है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा निस्तापन की। निस्तापन वह प्रक्रिया है जिसमें कार्बोनेट के गैस को वायु की सीमित मात्रा की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो वह ऑक्साइड के रूप में बदल जाता है, इसे निस्तापन कहा जाता है। अंतर क्या है, ये सल्फाइड का एसिड था, ये कार्बोनेट का एसिड है। यहाँ भी वायु की उपस्थिति थी, यहाँ भी है, बस यहाँ पर वायु की उपस्थिति सीमित होगी, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी मात्रा नहीं होगी कि कोई भी मात्रा ले ली, मात्रा क्या होगी, निश्चित होगी। गर्म यहाँ भी करते हैं, गर्म यहाँ भी करते हैं, अधिक ताप यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, ऑक्साइड यहाँ भी बनता है, यहाँ भी बनता है। सिर्फ यहाँ पर सल्फाइड की जगह कार्बोनेट और वायु की उपस्थिति की जगह वायु की सीमित मात्रा, ठीक। अब ये क्या होगा, ये जो होगा कोई भी अयस्क जो होगा वो कैसे बनता है, जैसे मान लो क्या है आपका, एक आध उदाहरण ले लो, किसको, कैल्शियम कार्बोनेट को भी ले सकते हो या जिंक कार्बोनेट को भी ले सकते हो। जैसे मान लो ले लिया हमने ZnCO3, जैसे ही हमने जिंक कार्बोनेट को क्या किया, गर्म किया, तो इसने क्या बनाया, ZnO प्लस CO2, ऑक्सीजन 3 हो गए यहाँ पर, ठीक है। ये CO3 हो गया, CO2 और एक ऑक्सीजन, तो CO3 और ये जिंक। और इसको और गर्म करेंगे अगर अपन ZnO को, तो ये क्या में बदल जाएगा, Zn प्लस, मान लो ये 2ZnO था, तो Zn 2Zn प्लस O2, ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, निस्तापन की क्रिया हो जाएगी, जिसमें हमने क्या किया, कार्बोनेट के गैस को वायु की सीमित मात्रा में अधिक ताप पर गर्म किया, जिससे वह ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार से यह निस्तापन की क्रिया होती है, ठीक है, नोट किए। एक और अभिक्रिया है हमारी, जिसका नाम क्या है, थर्मेट अभिक्रिया। क्या है ये थर्मेट अभिक्रिया? थर्मेट अभिक्रिया दरअसल चूंकि हम जानते हैं कि विस्थापन की जब अभिक्रिया होती है तो विस्थापन की अभिक्रिया में ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है, मतलब वह क्या है, प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसी प्रकार से थर्मट अभिक्रिया में भी यही होता है कि जब आपका आयरन ऑक्साइड, जो कि जिसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 होती है, जैसे ही हम क्या करते हैं उसको गर्म करते हैं, मतलब किसके साथ मिक्स करते हैं, एल्यूमिनियम के साथ मिक्स करते हैं, Fe2O3 को एल्यूमिनियम के साथ मिक्स करते हैं, तो वह निर्माण कर लेता है आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, और साथ साथ में जो लोहा होगा वो अलग हो जाएगा, और साथ में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। इसकी अभिक्रिया बस लिखनी है कि थर्मेट अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें लोहे एवं एल्यूमिनियम को आपस में मिश्रित किया जाता है, तो वह लोहा एवं एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का निर्माण करता है और ऊष्मा उत्सर्जित होती है। इस अभिक्रिया का उपयोग भी किया जाता है, जो आपकी पटरियाँ होती हैं, लोहे की पटरियाँ या फिर मशीनों के पुर्जे होते हैं, उनकी दरारें आ जाती हैं तो उनको भरने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसके मिश्रण का, लोहे और एल्यूमिनियम के मिश्रण का उपयोग किया जाता है, मतलब किस प्रक्रिया का उपयोग करके, थर्मेट अभिक्रिया का उपयोग करके। यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होगी, 2Fe2O3 प्लस 2Al। जब हम क्या करेंगे, जब ये अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर क्या का निर्माण होगा, 2Fe ये हो जाएगा प्लस Al2O3, 2 एल्यूमिनियम हो गए और ये O3 हो गया, ठीक।
और ये 2Fe हो गया। इस प्रकार से ये अभिक्रिया हो जाएगी और साथ साथ में क्या मुक्त होगी यहाँ पर ऊष्मा, क्योंकि यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और थर्मिट अभिक्रिया भी है। थर्मिट का मतलब होता है टेम्परेचर बढ़ना, ठीक है, थर्मिट अभिक्रिया में। तो हमें इसमें लिखना क्या होगा कि हम जानते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया होने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है। थर्मिट अभिक्रिया में जब लोहे के ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ मिलाया जाता है या मिश्रित किया जाता है तो वह लोहा एवं एल्यूमिनियम के ऑक्साइड में बदल जाता है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। इस अभिक्रिया का उपयोग करके रेल की पटरियों की दरारें एवं मशीनों के कलपुर्जे आदि के दरारों को भरा जाता है। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी थर्मिट अभिक्रिया। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलती हैं अगले क्लास में। ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, और जो साथी हैं उनको सब चैनल को सब्सक्राइब करने को अवश्य कहिए अगर पसंद आए तो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।